ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त महादंगल का हो गया है। हर गुजरते दिन के साथ बिहार में चुनावी माहौल आप जानते हैं गर्मा रहा है। वोट के लिए हर पार्टी एक दूसरे पर चोट कर रही है और ऐसे में 85 साल बाद बिहार में आज कांग्रेस की सबसे बड़ी संस्था CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पटना में बैठक हुई है। इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई है। इस बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरक्षण का मुद्दा उठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 65% आरक्षण को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिलाया। उत्तर प्रदेश में जातीय रैली पर योगी सरकार ने जो रोक लगाने का फैसला सुनाया है, उसको लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार से बीजेपी को घेरा। कांग्रेस के वार पर बीजेपी अब पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि सबसे ज्यादा आरक्षण का लाभ तो बीजेपी दे रही है। बीजेपी ने ओबीसी कमीशन बना दिया, संवैधानिक दर्जा ओबीसी कमीशन को दिया बीजेपी ने। 85 साल बाद बिहार में CWC की बैठक को लेकर भी बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखे सवाल दागे। बीजेपी सवाल पूछ रही है, कांग्रेस के नेता लगातार बिहार का अपमान क्यों करते हैं? कांग्रेस लालू राज में भ्रष्टाचार और जंगल राज पर भी क्यों खामोश रही? तो एक तरफ आरक्षण और जाति वाला कार्ड और दूसरी तरफ धर्म का मुद्दा भी, उसको लेकर भी बिहार के चुनाव में संग्राम हो रहा है। बिहार चुनाव में आज AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, उनकी भी एंट्री हो गई है। बिहार में आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बिहार में हर जाति के नेता हैं लेकिन मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। सिर्फ वोट के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल होता है बिहार में। वक्फ कानून को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरा है। अब बीजेपी कह रही है कि घुसपैठियों को बचाने के लिए ओवैसी बिहार आए हैं। वहीं आरजेडी का कहना है, महागठबंधन को सिर्फ जीत हम दिलाएंगे, आरजेडी कह रही है, और रोकने के लिए महागठबंधन की राह का रोड़ा बनने के लिए ही ओवैसी बिहार में आए हैं। तो कुल मिलाकर बिहार के चुनाव में जाति और धर्म का ये कार्ड हर कोई खेल रहा है और सवाल बड़ा है कि चुनाव की लड़ाई क्या अब जाति और धर्म पर आ गई? क्या आरक्षण का मुद्दा 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा तय करने जा रहा है? क्या यही आरक्षण का मुद्दा तय करेगा बिहार का चुनावी रण? यह भी अपने आप में सवाल बड़ा हो गया है। और साथ ही सवाल यह भी है, ओवैसी हुंकार तो भर रहे हैं लेकिन मुस्लिम वोट का असली हकदार कौन? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर शो में चर्चा करेंगे। अलग अलग राजनीतिक दलों के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले राजनीति के मैदान का जो घमासान बयानों के जरिए सामने आ रहा है, वो देखिए आप। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है कि बिहार की जनता को सरकार द्वारा पारित 65% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा नहीं दिलवा पाए। बीजेपी का पूरा संस्कार रहा है आरक्षण का लाभ देने का कि आज भारत के प्रधानमंत्री एक अति पिछड़े परिवार से हैं और भारत के राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार से हैं। हमने ओबीसी के कमीशन को स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया ना। हम लोग कोई परिवार विवाद के चक्कर में नहीं है। हम लोग पूरे बिहार की सभी महिलाओं को बढ़ाने में हम लोग राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। सारे धर्मनिरपेक्ष लोग तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के साथ हैं और जो इधर उधर की बात कर रहे हैं वो किनके साथ हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाई भी समझ रहे हैं। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने जो मुसलमानों के लिए किया है वो देश में आज तक नहीं हुआ। और आइए सीधा आपका परिचय कराते हैं। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता रवि त्रिपाठी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, हमारे साथ जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन प्रवक्ता पार्टी के जुड़े हैं, आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव स्टूडियो में मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी के प्रवक्ता AK वाजपेयी जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता रवि त्रिपाठी का रुख करती हूँ और जरा रवि जी से ये जानेंगे कि आरक्षण के नाम पर एनडीए ने क्या बिहार के लोगों को ठगा है? ये आरोप महागठबंधन की तरफ से लगाए जा रहे हैं। रवि त्रिपाठी।
नहीं, देखिए, एनडीए ने शुरू से कहा है कि हम आरक्षण के पक्ष में है और आरक्षण का कहीं भी विरोध नहीं है। देखिए, संसद में प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, उसके अलावा गृह मंत्री ने बयान दिया है, नीतीश कुमार जो यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने बार बार कहा है कि आरक्षण के विरोध में हम कहीं से नहीं है। और यहाँ तक कि जातीय जनगणना की जो मांग थी बिहार की, चाहे पूरे देश भर की, उसको माना गया है, उसको लेकर संसद में कानून पास किया गया है। तो कहीं से एनडीए इसके खिलाफ में नहीं है, एक गुमराह करने वाली बात है। और आपने देखा कि लोकसभा रवि जी, अभी आज सीडब्ल्यूसी की बैठक जो कांग्रेस पार्टी ने पटना में की है, और उसके बाद राहुल गांधी वो जो अति पिछड़ा और न्याय कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे, वहां पर जो संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया, उसमें तो महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो रिजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी हम लेकर आएंगे। वो कह रहे हैं 50% की जो आरक्षण सीमा है वो सीमा हम ही गिराएंगे बिहार में आकर। इसके अलावा वो कह रहे हैं किस तरीके से ईबीसी, एससी, एसटी को जो सरकारी ठेके होते हैं उसमें 50% आरक्षण दिया जाएगा। यहां तक कि जो प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान है वहां पर भी आरक्षण देंगे। तो ये हुंकार तो महागठबंधन भर रहा है ना, इसीलिए तो महागठबंधन कह रहा है कि एनडीए ने तो सिर्फ बिहार के लोगों को आरक्षण के नाम पर ठगा है क्या? रोमाना जी, आप जानते हैं कि कांग्रेस कैसे कैसे वायदे करती है और उस वायदों की वजह से राज्यों का कितना नुकसान होता है। हिमाचल प्रदेश में कितने बड़े बड़े वायदे किए गए, उसका क्या हाल हुआ। कर्नाटक में कितने बड़े बड़े वायदे किए गए, उसका क्या हाल हुआ। और प्रदेश की हालत खराब हो जाती है, आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाती है, और बाद में ये कहते हैं कि ये संभव नहीं है। तो जो संभव है वही बात की जाए। चुनाव के दौरान आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप जानते हैं कि नेता वायदे करते हैं, लेकिन वायदे वही करने चाहिए जो पूरे हो सके। हमने हिमाचल का चुनाव भी देखा है, हिमाचल का हाल भी देखा है, हमने राजस्थान का चुनाव भी देखा जिसमें अशोक गहलोत साहब बड़े बड़े वायदे करते चले गए और उसके बाद भी उनकी सरकार वहां से गई। कर्नाटक में आपने बड़े बड़े वायदे किए, वायदे पूरे नहीं कर पाए, घोटाले किए गए। आपको एक डिपार्टमेंट का फंड दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना पड़ा, एससी एसटी डिपार्टमेंट का फंड आपको ट्रांसफर करना पड़ा, उसके बाद जांच हुई, आपके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा वहां से। तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें की जाए जो तार्किक हो, जो जमीन पे उतारा जा सके, ऐसी बातें ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चुनाव के दौरान आप ऐसे वायदे ना करें जिसको पूरा ना कर पाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण वाला जो मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है, और अखिलेश प्रताप जी जो आरक्षण को लेकर कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रही है, वो सर हाथी के लिए कहते हैं ना, खाने के दांत और दिखाने के दांत और, तो उसी को लेकर बीजेपी कह रही है कि साहब चुनाव में कहने के लिए आरक्षण आरक्षण, लेकिन अगर गलती से भी सत्ता में आ गए तो फिर होने हवाने वाला कुछ नहीं है। अखिलेश जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, करके दिखाती है। और जितने राज्यों का कांग्रेस पार्टी सरकार में आई, जो भी वादे किए थे सारे वादे पूरे किए। बीजेपी के तरफ से नहीं है कि कह दें कि ये वादे जुमले होते हैं। बीजेपी वादों को जुमला करती है, वो पूरा नहीं करती है। और देखिए रोमाना जी, बड़ी स्पष्ट सी बात है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद क्या क्या करेगी इसका एक रोड मैप दे रही है पब्लिक को। हम बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, स्पेसिफिक बता रहे हैं। मोदी जी क्या कहते हैं और अमित शाह जी क्या कहते हैं, घुसपैठिए बीजेपी यही तो कह रही है। आप ये नहीं बता रहे कि आप सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। बीजेपी कह रही है आप वो जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं। फर्क है ना सर दोनों बातों में। आप जी तो मेरा सेंटेंस भी पूरा नहीं करने दी। हाँ, दोनों बातों में फर्क है। हम तो रोड मैप बता रहे हैं, हमने किया है जो हमने कहा है, करके दिखाया है। चाहे यूपीए की केंद्र की सरकार है, चाहे प्रदेशों की सरकार रही हो, लेकिन ये डर झूठ असत्य बोल के जनता को गुमराह करके डरवा रहे हैं घुसपैठिए की, और अपनी पोल खुद खोल रहे हैं, अपनी नाकाबिलियत खुद बता रहे हैं। अगर घुसपैठिए पहले कहे कि एसआईआर इसलिए हो रहा है कि घुसपैठिए हैं, अब नहीं बता पाए कि कितने घुसपैठिए हैं, 2 घुसपैठिए का भी नाम नहीं बता पाए। और फिर मोदी जी का पहला भाषण होता है कि घुसपैठिए, तो घुसपैठिए हैं तो 10 साल में आपने घुसपैठिए को लिए क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने 90,000 से ज़्यादा घुसपैठिए बाहर भेजे। इनके समय में घुसपैठिए इन्हीं के समय में आए हैं, तो पहले तो गृह मंत्री को इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। और ये नहीं बता पा रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका है बिहार की सरकार। 70,000 करोड़ से ऊपर का इन्हीं के सीएजी ने खुलासा किया है कि लूट लिए हैं। इनके मंत्रियों के रोजाना एक घोटालों की बड़ी बड़ी हजारों सैकड़ों करोड़ के घोटालों की संपत्तियों की दास्तान निकल रही है, उभर के आ रही है। सरकार है कि लूट सरकार है। ठीक है, पुल बाजार है, जैसे घास के गांव में फूस के घर बनाते हैं। लेकिन आसान नहीं होगा ना, आसान नहीं होगा ना सर भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर एनडीए को घेरना।
क्योंकि एक तरफ तो देखिए बीजेपी कह रही है कि साहब 85 साल बाद याद आया कांग्रेस पार्टी को कि सीडब्ल्यूसी चलो एक चलकर बिहार के पटना में भी कर ली जाए, 85 साल लग गए सर। और दूसरा बीजेपी ये भी कह रही है कि साहब ये लूट, भ्रष्टाचार, जंगल राज, कांग्रेस ने तो खुद सत्ता की मलाई खाई साथ में मिलकर आरजेडी के। अब आप सर फिर वो किस मुंह से आप घेराबंदी एनडीए की करेंगे? बीजेपी पूछ रही है सर सवाल। रोमाना जी देखिए, पिछले 20-25 सालों से बीजेपी और नीतीश कुमार जी हैं यूपी में जी। क्या हाल है वहां के नौजवानों का, क्या हाल है विकास का, क्या हाल है कानून व्यवस्था का, क्या हाल है महिलाओं के सुरक्षा का, सब में एकदम नंबर 1 होते जा रहे हैं। चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे सूट शासन हो, चाहे लूट खसोट हो, चाहे मंत्रिमंडल में बैठे लोगों का लूटपाट हो, क्या कर रहे हैं? बेरोजगारी किस तरह से बढ़ती जा रही है, कितने सालों शौकत से वहां के बीजेपी के और नीतीश कुमार के बीच में नहीं, मेरे भाई परेशान मत हो, बीच में नहीं, खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश हो जा। एक एक करके प्लीज अपनी बात रखिए। मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बिहार से चुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा गूंज रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प का ऐलान कर दिया है। और ये संकल्प क्या लिया गया है महागठबंधन के नेताओं की तरफ से? राहुल गांधी कह रहे हैं हम 50% आरक्षण की दीवार गिरा देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं अति पिछड़ा दलित समाज को विकास में भागीदार बनाएंगे, अति पिछड़ा समाज को 20 की जगह 30% आरक्षण दिलाएंगे। सुनिए। आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। इस सच को पूरा देश पहचानता है। हम जाति जनगणना करवाना चाहते हैं क्योंकि हम दूध का दूध, पानी का पानी करवाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस देश में दलितों की, अति पिछड़ों की कितनी आबादी है, माइनॉरिटीज की, आदिवासियों की, गरीब जनरल कास्ट की कितनी आबादी है, पूरे देश को पता लगना चाहिए। ईबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ईबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना, रिक्रूटमेंट में जो नॉट फाउंड सूटेबल है उसे इलीगल कराना, 5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमेटी, जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं, ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है उसको एक कमेटी देखे। तो सुना आपने, बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में राहुल गांधी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से ये वादा जनता से किया जा रहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो फिर हम 50% जो आरक्षण की सीमा है उसे तोड़ देंगे, ये दीवार हम गिरा देंगे। मैं जल्दी से एक बार फिर सभी मेहमानों का रुख करूंगी और अब जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। राजीव रंजन जी, वो जो डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाई, 50% से 65% आरक्षण का जो नीतीश बाबू का फैसला था उसको लागू आप लोग नहीं कर पाए। अब हुंकार महागठबंधन भर रहा है कि हमें मौका देकर देखिए, हम सत्ता में आएंगे तो ये 50% वाली दीवार आरक्षण की गिराकर रहेंगे, आरक्षण बढ़ाएंगे। राजीव जी, आपकी कमजोरी है ये, नीतीश सरकार की कमजोरी है जिसका फायदा सीधे राहुल गांधी महागठबंधन उठा रहा है। देखिए, मुझे तो हैरानी है कि या तो नहीं जानते हैं कांग्रेस के लोग या जानबूझकर नहीं जानने का ये नाटक करते हैं। अगर कोई कानून बना है, उस कानून को ही 9th शेड्यूल में शामिल किया जा सकता है। बिहार ने 65% आरक्षण का फैसला लिया, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये लंबित है, इसलिए कि पटना हाई कोर्ट ने इस कानून को खत्म कर दिया था। अब वैसी स्थिति में ये जो 2 बड़े संवैधानिक स्तंभ हैं न्यायपालिका के समक्ष जब ये लंबित है, तो इसका मतलब ये है कि ये कानून अस्तित्व में नहीं है, और अस्तित्व में नहीं है तो 9th शेड्यूल में वो नहीं आ सकता है। पहली बात, हमारी नीयत क्या है, हम तो फैसला कर चुके हैं और हम आशान्वित भी हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में ये फैसला आएगा। जब ये कानून बनवाया था तभी इसको 9th शेड्यूल में क्यों नहीं डलवा दिया? देखिए, कानून बना और हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई, हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, हम लोग अपील में गए,
ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है रोमाना जी। हाँ। हमने कानून बनाया और 9 शेड्यूल में हमने उसकी अनुशंसा कर दी और तब तक ये हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। तो मतलब आपने हम लोग अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो इसमें तो की कोई और वो ऐसा बीजेपी ने कोई केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसने उस अनुशंसा को नहीं माना, ये हुआ। मतलब बिहार में 50% आरक्षण की दीवार नहीं, नीतीश रोमाना सरकार जी, चाहती थी गिराना, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने उसको नहीं गिरने दिया, ये कह रहे हैं आप? रोमाना जी 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 नहीं रोमाना जी, आप समझना नहीं चाहती हैं या आप सर, मैं आपको डिटेल में दोबारा समझना फिर से चाहती हूं। बताऊं? मैं इसलिए सर पूछ रही हूं संवैधानिक जी देखिए, ये संवैधानिक स्थिति है कि 9 शेड्यूल में कानून बनते के साथ हम लोगों ने अनुशंसा कर दी। महागठबंधन की सरकार के बाद जब ये फैसला लिया गया, उस समय एनडीए की सरकार थी और ये अनुशंसा वहाँ चली गई। अनुशंसा जाने के साथ ही पटना हाईकोर्ट में इस कानून को लेकर जो याचिकाएं दर्ज हुई, उसके आधार पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। हम लोग अपील में सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और स्टेटस यही है कि जब तक ये कानून अस्तित्व में नहीं आता है तब तक 9 शेड्यूल में नहीं आएगा। पहली बात। ठीक है। अब हमारा सवाल उनसे है नहीं सर, अभी रुक जो जाइए आप, इस सत्ता में राज्य आप में हैं सर, सवाल तो फिलहाल 85 आपसे होंगे वर्षों ना। के एक बाद सेकंड रुकिए, तो अभी आपने जो दलील दी है उस पर जरा मैं, आरजेडी की तरफ से यहाँ कंचना यादव बैठी हुई हैं और हर बार आरजेडी के लोग नीतीश की नीयत पर, बिहार में एनडीए सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हैं ना सर आरक्षण को लेकर। कंचना यादव की फिर क्यों बार बार कहती हैं कि 9 शेड्यूल में इसको क्यों नहीं डलवा दिया गया? जवाब दीजिए कंचना। पहले तो मैं राजीव रंजन जी को बताना चाहूंगी कि अति पिछड़ों के संरक्षक तो बनते हैं, ये दावा करते हैं कि हम संरक्षक हैं, लेकिन इनको ये बताना चाहिए कि सबसे पहले जब कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया 1978 में 12% ईबीसी को आरक्षण दिया, फिर जब लालू जी आए उसको 14% बढ़ाकर किया 1990 में, और 2000 में राबड़ी जी उसको बढ़ाकर 18% की, और नीतीश जी की सरकार में ईबीसी का आरक्षण नहीं बढ़ा है। और ये बढ़ा तब जब 17 महीने की हमारी सरकार आई, तब जब तेजस्वी जी साथ में आए। तो बताइए, सरकार में होने के नाते इनकी जिम्मेदारी थी या नहीं थी? डबल इंजन की सरकार है, ये 9 शेड्यूल में डलवा देते ही है। इनके लिए तो मोदी जी से एक रिक्वेस्ट ही तो करना था कि कैबिनेट में से कह के या जैसे भी होता है आप 9 शेड्यूल में डलवा दीजिए। समय नहीं मिला, वो कह रहे हैं हमने तो अनुशंसा की थी, लेकिन तब तक हाईकोर्ट में याचिकाएं आ गई थी, याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो गई और हाईकोर्ट ने कानून निरस्त कर दिया। ऐसा ही हुआ ना, राजीव जी ने यही कहा। सबसे पहले तो इनका एक फ्लॉप लॉजिक है। लॉजिक ये 50% का जो कैप है, मैं इसे बताना चाह रही हूँ कि जब ईबीसी, जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया है तो 49.5 का कैप ऑलरेडी हट चुका है, तो आप 50% के कैप की बात ही क्यों करते हैं? ये 50% कैप जो सिर्फ जब ओबीसी और ईबीसी की बात होने लगे, दलित की बात होने लगे, तब आता है क्या? और जब सारा इनको समय तब था जब जातिगत सर्वे हुआ, हमारे साथ सरकार में थे तो समय था, हो गया। आरक्षण बढ़ाना था, बढ़ गया। हमने कोर्ट से लड़ा जातिगत सर्वे कराने के लिए, और आरक्षण हम लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब पटना हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया तब हम जाके सुप्रीम कोर्ट में गए। ये सरकार में बैठे इनके लिए कितने सेकंड? हाँ राजीव जी, आपको हैरानी हो सकती है, सरकार में रहने के बावजूद भी आपको हैरानी है। आप ये दावा कर रही हैं कि बिहार सरकार नहीं गई है? कंचना यादव, आप ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में, माफ कीजिएगा, पैरवी के लिए बिहार सरकार नहीं गई है इस मुद्दे पर, आप ये कह रही हैं? ये क्या पैरवी, इनको पैरवी करना होता है या नहीं गई है बिहार सरकार? क्लैरिटी हम पैरवी कर रहे हैं, बिहार सरकार पैरवी कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम ये किए हैं या नहीं किए, नहीं मालूम, लेकिन हम कर रहे हैं। जब पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, इसके पहले मेरा जवाब लीजिएगा, मेरा जवाब लीजिएगा। इंतजार कर रहे थे आप इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जाए तब हम करवाएंगे, और इतना समय हो गया, क्यों नहीं अभी तक 9 शेड्यूल में डलवाया? ठीक है, तो राजीव जी आपने सुना, यही वो मंशा पर सवाल है नीतीश सरकार की। राजीव जी आइए, आरक्षण को लेकर आप लोग सीरियस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये आरोप है सर, ये आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को लेकर लोगों को गुमराह करने के लिए आपने वो झुंझुना दिखा दिया, लेकिन अल्टीमेटली वो हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। और फिर हुआ क्या? आज तो बिहार में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिल रहा ना लोगों को। राजीव जी, रोमाना जी, आप जवाब ले लीजिए। जी नहीं, अब आपके सवाल कई होंगे और आप जवाब सभी सवालों का नहीं ले पाइएगा, तो मैं पूरे विस्तार के साथ मैं हर सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जी, इनकी सरकार 90 से 2005 थी। पंचायती व्यवस्था में अति पिछड़ों को आरक्षण 2006 में हम लोगों ने, 2005 और 2006 में हम लोगों ने दिया, स्थानीय निकायों में दिया। जो अति पिछड़े वर्ग का सृजन है, इसका श्रेय पूरे देश में नीतीश कुमार जी को जाता है।
अति पिछड़ा वर्ग का आयोग बिहार में नीतीश कुमार जी ने बनाया, अनेक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और मेरी खुली चुनौती है, थोड़ा पढ़िए लिखिए और जो मैंने संवैधानिक स्थिति बताई है 9 शेड्यूल को लेकर के, अगर उस पर कोई प्रामाणिक बात कर सकती हैं, बस गोलपोस्ट बदलिए मत। मैंने कहा जो पूरे आरक्षण को लेकर 65% आरक्षण का जो ये फैसला है, ये फैसला नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने लिया और इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जब तक ये कानून अस्तित्व में नहीं आएगा तब तक ये 9 शेड्यूल में शामिल नहीं हो सकता है। मैंने ये कहा, ठीक है, आप बगले मत झांकिए ठीक है, और सवालों का जवाब दीजिए। आप पहले ये बताइए कि 90 से 2005 आप सत्ता में रहे कि जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तभी नीतीश कुमार ने कांग्रेस की पिछड़ों में से अति पिछड़ा के लिए अलग से कई योजनाओं में प्रावधान किया और साथ ही साथ वो जो दबंग पिछड़े जातियों का दबदबा था उसको खत्म करने के लिए अति पिछड़ों के लिए काम करने का श्रेय तो नीतीश कुमार को जाता है ना कंचना। मैं एक बार ओबीसी आयोग पे जवाब देना चाहती हूँ सर। एक बॉडी आपने बना दिया ओबीसी आयोग। राजीव जी प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए, कंचना से जवाब देते हैं। आप दोनों लोग से पूछ रही हूँ ओबीसी आयोग आप बढ़ाने की बात करते हैं, आप कह रहे हैं हमने ईबीसी आयोग बना दिया, आपने जो भी बना दिया, क्या ओबीसी आयोग बस एक बॉडी बनाकर आपने छोड़ दिया? आप बताइए ना कि उसका काम क्या था। उसका काम था कि ओबीसी वर्ग से आने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति मिले, फेलोशिप मिले। आज एनएफ ओबीसी का मैं हाल बता दूं, 2021 में जिनका क्लियर हुआ है ना, आज भी उनको फेलोशिप नहीं मिल रहा है, हमेशा डिले होता है, संस्थानों को पैसा नहीं पहुंच रहा है। एक एक उदाहरण देके मैं संस्थानों को गिना सकती हूं क्योंकि मेरे पास फोन आता है कि 2021 और 22 से अभी भी फेलोशिप रुका हुआ है। कितने हॉस्टल बनाए आप? बॉडी का काम क्या था? इकोनॉमिक तौर पर हर तरीके से मदद करने का काम था ना। आप उस बॉडी में कितने आप बजट दिए? आप बताइए, आपके पास है आंकड़ा? और मैं राजीव रंजन जी से भी पूछ रही हूँ, आप ईबीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि जो बॉडी आप बनाए हैं ईबीसी का, वो बॉडी कितना मदद की आज तक? बताइए, हॉस्टल कितना आपने ईबीसी के लिए बनवाया? फेलोशिप कितना आपने ईबीसी के लिए बिहार में दिया? मैं जो बात कर रही हूँ बहुत साफ बात कर रही हूँ। सवाल पूरा हो गया। सवाल नहीं, मैं एके वाजपेयी जी के पास चल रही हूँ, मैं एके वाजपेयी जी के पास चल रही हूँ। वाजपेयी जी को लेकर आइए जरा मेरे साथ स्क्रीन पर। वाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मुझे आप ये बता दीजिए कि इस बार बिहार का चुनाव विपक्ष की तरफ से तो पूरी तैयारी कर ली गई है आरक्षण के मुद्दे पर लेकर आने की, और अगर बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ाई आरक्षण पर लड़ी जाएगी तो मतलब एडवांटेज महागठबंधन होने वाला है क्या? एके वाजपेयी। एसआईआर भूल गए? अभी तो बड़े जोर शोर से एसआईआर पे लगे थे, वो खत्म हो गया। एसआईआर खत्म हो गया ना। अब आ गए आरक्षण के मुद्दे पे। कांग्रेस से जरा पूछे, एसआईआर भूले नहीं है? राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने एसआईआर वोट चोरी का जिक्र भी किया है। हमने टॉपिक आरक्षण वाला लिया है, कांग्रेस एसआईआर का भी जिक्र कर रही है। अरे भाई, आरक्षण पे ना, अरे अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाई उनकी, उसमें आरक्षण का मेन मुद्दे पे आ गए। तो इनसे पूछो जरा कि ये मंडल कमीशन कौन लेके आया था? कांग्रेस लेके आई थी। कांग्रेस 60-70 साल थी, मंडल कमीशन क्यों नहीं लेके आई? देखिए, ये खाली मुद्दे उठाने से, मुद्दे उठाओ और छोड़ के भाग लो। सर, मंडल कमीशन पर जब आप जाते हैं तो आप ये भूल जाते हैं सर कि अब 2025 पे हम आ गए और तब से अब तक तो गंगा में बहुत पानी बह चुका है ना सर। और अब तो ये राहुल गांधी है, ये कांग्रेस पार्टी है जो हुंकार भरती है कि साहब 50% आरक्षण की दीवार हम सत्ता में आएंगे तो गिराएंगे। सर, ये हुंकार भरते हैं कि साहब जातिगत जनगणना कराने के लिए मोदी सरकार को, आपकी एनडीए सरकार को राहुल गांधी कहते हैं मैंने मजबूर किया। सर, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि ये एडवांटेज महागठबंधन होगा अगर बिहार की लड़ाई आरक्षण पर आएगी तो। जी वाजपेयी जी। अरे रोमाना जी, हुंकार से वोट नहीं मिलते हैं, वोट मिलते हैं काम करने से। नीतीश सरकार ने 65% रिजर्वेशन करी या नहीं करी? है जवाब इनके पास? नीतीश बाबू ने करी रिजर्वेशन, पर आज की तारीख में वो 65% रिजर्वेशन लागू नहीं है ना। यही तो सारी लड़ाई है कि वो सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए किया क्या 65% रिजर्वेशन बढ़ाया। अरे सुनो, सुनते ही नहीं आप। मैं तो सुन रही हूँ सर। दोष तो इसीलिए लग रहा है ना केंद्र की एनडीए सरकार पर। केंद्र में एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, वो फौरन उसको 9 शेड्यूल में भी डलवा देते हैं ना सर। हमारा कहाँ रोल है उसमें? हाँ,
अरे सुन तो लो ना, एक सेकेंड। ना सेंटर का रोल है ना स्टेट का रोल है। स्टेट ने पास किया, सेंटर के पास रिकमेंडेशन आ गई और इमीडिएटली हाई कोर्ट में स्टे हो गया, उन्होंने ऑर्डर को स्टे कर दिया। उसके बाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है। क्या सुप्रीम कोर्ट को बाईपास कर सकते हैं हम? अभी वेट कर रहे हैं, वो हो जाएगा तो 65% लागू हो जाएगा। 9 जजेस का जजमेंट है इंदिरा साहनी का, ये कह रहे हैं अभी कि वो खत्म हो गया। किसने खत्म कर दिया? वो एज इट इज है। और इसी वजह से कोई भी राज्य रिजर्वेशन बढ़ा नहीं सकता है अनटिल अनलेस 9 शेड्यूल में डाला जाए। हमने प्रयास किया लेकिन वो जुडिशियल स्क्रूटनी में फंस गया। पर हमारी नियत पे सारे सवाल तो आपके प्रयासों पर ही है सर। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जब उन्होंने बढ़ाया था सर, तब तो बढ़ा दिया था। तो बिहार के अंदर अगर बढ़ा, और तब महागठबंधन की सरकार थी ना बिहार में, जब बढ़ा था सर, तब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव महिलाओं को रिजर्व, और तब मोदी सरकार जो है वो थी। और उसी को लेकर आरोप है कि साहब ये रोड़ा कहां से अटका। इसीलिए कहीं ना कहीं कटघरे में क्या बीजेपी यहां पर ज्यादा खड़ी होती नजर आती है। रवि त्रिपाठी के पास एक बार फिर से चलेंगे लेकर दर्शकों को। अरे महिलाओं को 35% रिजर्वेशन किसने दिया? शेड्यूल में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन वाला आरक्षण ये बीजेपी पर नीतीश सरकार ने दिया, नीतीश सरकार ने दिया। नहीं, कोई बीजेपी पर नहीं चिपकने वाला। एक बात साफ समझ लीजिए, राजीव रंजन जी ने क्लियर समझा दिया है कि क्या उसके लीगल चीजें हैं, लीगल वजह से वो नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी साफ है कि सरकार की नीयत देखिए, जो बात नहीं मान रहे हैं कि ओबीसी आयोग का गठन 30 साल में आपकी सरकार नहीं कर पाती है। बच्चे आप नरसिम्हा राव की सरकार भी रहती है, यूपीए की सरकार भी रहती है, लालू जी उसमें सरकार में भागीदार भी रहते हैं, लेकिन आप ओबीसी आयोग तक का गठन नहीं कर पाते। हम ओबीसी आयोग का गठन करते हैं। महिलाओं के आरक्षण की बात तो वाजपेयी जी कर रहे हैं। महिलाओं के आरक्षण इसी बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। क्या नहीं किया जाता हमारी सरकार की तरफ से? लेकिन हमारे सरकार की तरफ से जो कहा जाता है वो किया जाता है रोमाना, ये बात फैक्ट है। हमारी तरफ से केवल गुमराह नहीं किया जाता, बड़े बड़े वायदे नहीं किए जाते हैं। आज मोदी जी अगर 11 साल से लगातार सत्ता में है, नीतीश कुमार अगर 20 साल से लगातार बिहार में है, तो इसी वजह से है कि उनकी प्रामाणिकता है, उन पर विश्वास है, लोगों को भरोसा है। तो अखिलेश जी, फिर ये आरक्षण का मुद्दा बिहार चुनाव से एन पहले जिस तरीके से गरमाने की कोशिश की जा रही है, और मैं शब्द गरमाने की कोशिश कह रही हूं सर, इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? क्योंकि वो 2015 में आरक्षण का मुद्दा चल गया था। ये ट्राइड एंड टेस्टेड जीत का फॉर्मूला है जो महागठबंधन ने इस बार चुनाव से पहले अपने पिटारे से निकाला है। अखिलेश जी, देखिए रोमाना जी, बार बार यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा अपनी क्रेडिबिलिटी का बखान किया जा रहा है कि बीजेपी जो कहती है करती है। 2 करोड़ नौकरियां सबको मिल ही नहीं है, 15 लाख खाते में आ ही चुका है, गंगा मैया साफ हो ही चुकी हैं, 100 स्मार्ट सिटी बन ही चुके हैं, डॉलर रसातल पे आ ही चुका है, चीन को लाल आंख दिखा चुका है। अब बड़ी लंबी फहरिस्त है इनके वादों की। अब मैं सिर्फ बिहार के वादे गिना दे रहा हूं, वो भी मोदी जी के मुखार बिंदु से पिछले 11 सालों में विशेष राज्य का दर्जा बिहार को प्राप्ति हो चुका है। मोदी जी ने कहा था बाइट चलाइए, ये इनकी क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं। कितने ये झूठे हैं, नख से सिर तक झूठ के पुतले। मोतिहारी में चीनी जनता उसका प्रमाण होती है, जनता उसका प्रमाण होती है। और पैकेज बीच में आप 2 बार डिस्टर्ब कर चुके। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कोई नहीं, अरे ये बीच में नहीं, ये इस तरह से बात नहीं होती है। रवि त्रिपाठी ठीक है, खामोश करिए, चला गया है, खामोश करिए। अखिलेश जी, आप ही की बारी है, आप ही को इतना जवाब देना चाहिए। है। बस इतना सुन लीजिए आप। रवि त्रिपाठी की तरफ से ये कहा जा रहा है, अरे सर आराम से अपनी बात रखिए, आप ही को समय दे रही हूँ, और ये बताते हुए आपको समय दे रही हूँ कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, और अगर जनता जिता रही है बीजेपी को, तो कम से कम जनता कांग्रेस से या महागठबंधन से तो बेहतर ही मान रही है ना, तभी एनडीए को जिता रही है। अखिलेश जी, और ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला 2015 वाला आरक्षण का लेकर आए कांग्रेस पार्टी। मेरा सवाल, पहले जितना लंबा जवाब आता है उससे लंबा तो आप लोग कहानी बताते हैं। किसी चीज को प्राप्त करना किस माध्यम से प्राप्त किया और आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपने किस मार्ग को अपनाया, सत्य मार्ग को जो कहा था उसे छोड़ा, ये दोनों अलग विषय है। ठीक है, आप भरमा के भी जीत जा रहे हैं, घपले करके भी जीत जा रहे हैं, वोट चोरी करके भी जीत जा रहे हैं, लेकिन आपकी विश्वसनीयता 0 है। आप जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। इंसान की अल्टीमेट
क्रेडिबिलिटी उसकी कमिटमेंट होता है। धोखे से भी, तमाम माध्यमों से भी किसी चीज की प्राप्ति की जा सकती है। आपने चुनाव में भी ये चुनाव जीता, फैक्ट है, लेकिन वोट चोरी करके जीता, बेमारी करके जीता, नाना प्रकार के हथकंडे अपना के जीता, भावनाएं भड़का के जीती। लेकिन यह भी सत्य है कि मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं, बीजेपी ने सिर्फ झूठ बोला है, ठगा है। अभी तो मैं बिहार का गिना ही रहा था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बन गया, मुजफ्फरनगर में एयरपोर्ट बन गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चल रहा है, कोई बिहार में एक्सप्रेसवे बना हो तो बता दें, कोई जो डिफेंस कॉरिडोर बनाने को कहते हैं बन गया, तमाम चीजें हैं। तो मैं ये गिना रहा हूं कि ये कितना झूठ है। दर्शकों को सुनाने के लिए। लेकिन सर देखिए, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ना, कैसे जीते, ये सिर्फ आरोपी हैं जो आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। आप मतलब विपक्ष, और ये जो आप सीधे सीधे कटघरे में यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं, आरोप नहीं है, संदेह पैदा कर रहे हैं। ये तथ्य है। क्यों नहीं वीवीपैट क्यों नहीं गिन देते हैं? राहुल गांधी ने प्रूव कर दिया है कि आरोप सत्य है। कसौटी पर तो ये राहुल गांधी ने यह प्रूव कर दिया है कि आरोप सत्य है। राहुल गांधी जज नहीं है, राहुल गांधी कोर्ट नहीं है सर, ये तो आप भी मानेंगे। राहुल गांधी तो जज नहीं है ना सर, राहुल गांधी तो कोर्ट नहीं है ना सर। कोर्ट नहीं है, ठीक है, आप भी कोर्ट नहीं है। मैं नहीं हूँ सर, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ सर, लेकिन मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैं आपके आरोपों को झूठा नहीं कह रही हूँ, मैं आपके आरोपों को सच्चा नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपके आरोप है, आरोप है सर, आपके आरोप है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि पूरा का पूरा हार जीत जो हुआ है वो धोखे से हो गया, भ्रमित करके हो गया? ये तो आप सर अपमान कर रहे हैं लोकतंत्र का, ये तो सर आप जनता के विवेक का अपमान कर रहे हैं। लीजिए 10 सेकंड लीजिए। कर रही हैं। नहीं सुनिए, हरियाणा में आपने कानून क्यों बदला? हरियाणा में हमने मांगा तो आपने कानून क्यों बदला? आप गुमराह कर रही है बैठ करके, एंकर हो करके। मैं कोई गुमराह नहीं कर रही हूं। आप बिहार की चर्चा में आप हार जीत को लेकर कह रहे हैं कि साहब जो जीते हैं वो भ्रमित करके जीते हैं, धोखे से जीते हैं। सर राजीव रंजन जी के पास मुझे चलना होगा। एक सेकंड प्लीज सर, प्लीज मुझे राजीव रंजन जी के पास चलना होगा। राजीव रंजन जी, जो एनडीए की जीत मिली, अरे सर बिहार पर चर्चा हो रही है, अब हरियाणा चले जाइए, थोड़ी देर बाद कर्नाटक पर आ जाएंगे। मैंने गुमराह नहीं किया है, आप मुझ पर गलत आरोप नहीं लगाएंगे। अखिलेश जी आप मुझ पर गलत आरोप नहीं लगाएंगे। मैंने गुमराह नहीं किया है, आप गलत आरोप मुझ पर नहीं लगाएंगे। मैंने सिर्फ ये कहा कि आप जो कह रहे हैं वो आरोप है, मैंने यही कहा है आपसे, मैंने यही कहा है आपसे। आप मुझ पर गलत आरोप नहीं लगाएंगे अखिलेश जी, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अखिलेश जी, मैं भी बिल्कुल फैक्चुअल बात रख रही हूँ। प्लीज अखिलेश जी, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन आप मुझ पर इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकते हैं, ऐसे आरोप आप मुझ पर नहीं लगा सकते। मैं सीधे राजीव रंजन से रिएक्शन लूंगी, उसके बाद असीम वकार भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव रंजन जी, ये जीत जो मिली एनडीए को बिहार में, ये धोखे और भ्रम से मिली है क्या? ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। राजीव जी, इनको बार बार हम लोग हराते हैं और फिर भी ये सुधारने के लिए तैयार नहीं है। अरे अपनी गलतियों को तो सुधारिए। आज आरक्षण और जातीय जनगणना की बात किस मुंह से करते हैं आप? अभी मंडल कमीशन की सिफारिशों की बात पर रोमाना जी ने कहा कि उसकी बात से अब आगे बढ़िए जी, लेकिन मैं कहूंगा इतिहास के ये जो तथ्य हैं इनसे कोई पार्टी मुकर नहीं सकती है। मंडल कमीशन का आपने विरोध किया, ये सच्चाई है, ठीक है। और मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ राजीव गांधी का 1991 का संसद में दिया गया भाषण, उनके संसदीय जीवन का सबसे लंबा भाषण क्या था, उसे ये अप्रूव करते हैं, उस भाषण को कंडेम करते हैं, तब आगे बढ़े। दो ही विकल्प हैं अखिलेश प्रताप के लिए, या तो ये कंडेम करें कि राजीव गांधी ने गलत कहा, ठीक है, और या तो ये कहें सर अब ये बहस जो है वो सिर्फ आपके और अखिलेश जी के बीच में नहीं है, सिर्फ आपके और अखिलेश जी के बीच में ये बहस नहीं है। नहीं अखिलेश जी बिल्कुल नहीं। असीम वकार साहब के पास मुझे जाना है, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और एक बार भी मैं उनके पास नहीं जा पाई। असीम वकार साहब, जो सवाल मैंने पूछा था अखिलेश जी से पूछा था कि साहब आप ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला लेकर आए, वो आरक्षण वाला फॉर्मूला जिसकी बदौलत 2015 में महागठबंधन को जीत मिली थी, और आज असदुद्दीन ओवैसी जब बिहार में पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि साहब सब जातियों के नेता हैं, मुसलमानों का नेता नहीं। तो वो धर्म वाला एंगल, एआईएमआईएम के लिए जीत का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला, वही धर्म वाला फॉर्मूला लेकर ओवैसी साहब पहुंचे हैं क्या बिहार? वकार साहब, देखिए सबसे पहली बात तो मैं एक बात बोल दूं, भले ही आपको बुरा लग जाए, आपने इतनी बढ़िया डिबेट कराई है कि इसका कोई मकसद ही नहीं है। ना आप
किसी पार्टी को गलत साबित कर पाई, ना सही साबित कर पाई, ना आप जनता के मुद्दे उठा पाई, ना जनता के मुद्दे दिखा पाई। 30 मिनट से आपने बिठा कर रखा है मुझे। मैं आपका शो देखने थोड़ी ना आया था। ऐसा अगली बार मत कीजिएगा, गुजारिश है। शिकायत पूरी हो गई सर आपकी, तो अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। यहाँ पर आपको बुरा बहुत लगता है मैडम, बहुत बुरा लगता है आपको। 2 मिनट सुकून से सुना कीजिए सामने वाले की बात, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। देखिए, यहां पर आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है। मैंने सिर्फ एक बात कहना है कि खाली बिहार में आरक्षण का मुद्दा क्यों उठ रहा है? भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है, वो अपनी तरीके से बेवकूफ बना रही है, जनता को बेवकूफ बना रही है, लोगों को, अपर क्लास को भी, बैकवर्ड को भी, शेड्यूल कास्ट को भी, आदिवासियों को भी। राहुल जी मुद्दा उठा रहे हैं, आरक्षण इतना दे देंगे, उतना दे देंगे। हिमाचल में क्यों नहीं दे रहे? कर्नाटका में क्यों नहीं दे रहे? तेलंगाना में क्यों नहीं दे रहे? जब सरकार आती है या सरकार जाती है तभी ये मुद्दे क्यों याद आते हैं? इलेक्शन से पहले सारे मुद्दे याद आते हैं, 5 साल के लिए सब मुद्दे गए हुए थे जनता के। अभी मैं आपके स्क्रीन पर देख रहा था, लिख के आ रहा था, इतने आरक्षण स्कूल में, इतना कारोबार में। मुझे बताइए, हिंदुस्तान में 25 करोड़ के ठेकों में 50% आरक्षण बताया जा रहा है। जिन लोगों के लिए एक भी नाम बताइए कि उसको 5 करोड़ के ठेके में भी आरक्षण दिया जाता हो। और ओवैसी साहब ने कौन सी गलत बात कर दी? भाई, पूरे हिंदुस्तान में हर जाति का, हर धर्म का नेता है। मुकेश सहनी आरजेडी गठबंधन में है तो किस जाति के नाम पर है? पशुपति पारस अगर किसी गठबंधन में है तो किस तरह से, किस आधार पर है? तेजस्वी यादव खुद यादवों के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पैरोकारी करती है। ओवैसी साहब हैं तो खुद, ओवैसी साहब क्या हैं? तो ओवैसी साहब खुद बिहार में जाकर जो बातें कह रहे हैं, तो जैसा आप कह रहे थे बाकी दलों के लिए कि ये लोग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, तो ओवैसी साहब किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मुसलमानों को? ओवैसी साहब मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं? हमारी तो सरकार ही नहीं है मैडम। अच्छा, नहीं, नेता तो है ना, मुसलमानों का नेता ओवैसी साहब को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? सांसद तो है ना। हमें तो लग रहा है कि पूरे देश को, नहीं सुनिए, हमें तो लग रहा है पूरे देश को अगर कोई बेवकूफ बना रहा है तो वो रोमाना इसार खान बना रही है। पूरे देश को अगर कोई बेवकूफ बना रहा है तो वो आप बना रही हैं। आपकी समझ को सलाम है सर, आपकी समझ को सलाम है मैडम, ये सच है। अब मैं क्या करूं सर? आपकी समझ को सलाम है सर। मैं तो सिर्फ इस पर हंसी सकती हूँ सर, मैं तो हंसी सकती हूँ सर इसको। आप पर आपकी समझ को सलाम सर। अब मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ सर, ओवैसी साहब को आप मुसलमानों का नेता मानते हैं या नहीं मानते हैं? और ओवैसी साहब खुद बिहार में खड़े होकर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। 2020 में ओवैसी साहब के साथ जितने जीत कर आए थे वो सब किस धर्म के थे सर? वो क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में रह पाए सर? वो क्यों असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर चले गए? जो सो कॉल्ड अपने आप में देश में सबसे बड़े मुस्लिम नेता बनते हैं, उनके साथ उन्हीं के मुस्लिम विधायक क्यों नहीं रुक पाए सर? इसका कोई जवाब है? जिनको आप बता रही हैं ओवैसी साहब को छोड़ के चले गए, दरअसल वो छोड़ कर नहीं गए थे, वो बिक गए, वो सोल्ड आउट हो गए और उनको खरीद लिया आरजेडी ने। ये बिल्कुल सच्चाई है। तो बिकना और छोड़ना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो जैसे इस वक्त, अब हम छोड़िए, अब आप फिर हंसीएगा, देखिए सवाल यह है कि बिहार में सीमांचल की और मुसलमानों की बात कोई नहीं कर रहा है। वोट सबको चाहिए मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों के अधिकार की बात कोई नहीं कर रहा है। इसी बात को ओवैसी साहब उठा रहे हैं। भाई, तेजस्वी साहब को सीएम बनना है या फिर मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए मुस्लिम भावनाओं को भड़का रहे हैं? अब सर ये तो नजरिया हो सकता है ना देखने का। कंचना यादव भी हमारे साथ मौजूद है। कंचना यादव, असदुद्दीन ओवैसी, और ओवैसी कहते हैं कि साहब मैंने तो ऑफर दिया था कि मुझे भी महागठबंधन में ले लो, इन लोगों ने लिया नहीं। मुझ पर आरोप लगाते रहते हैं महागठबंधन वाले कि मैं बीजेपी की बी टीम हूँ। अब तो बिहार देख रहा है कौन है बीजेपी की बी टीम। कंचना यादव, सबसे पहले तो मैं इनके इस स्टेटमेंट को कंडेम करती हूँ कि बिक गए वो लोग। मुसलमान बिकाऊ हैं क्या आपके हिसाब से?
हाँ, लड़े थे, जीते थे और अपनी इच्छा से आए थे हमारी पार्टी में। वो बिकाऊ है क्या मुसलमान? सीमांचल के विधायकों को, सीमांचल के मुसलमानों को आप बिकाऊ बोल रहे हैं और आप आएंगे मुसलमानों के नेता बनने कब? जब चुनाव आएगा तब। हैदराबाद से सीधे फिर आप लैंड करते हैं और ऐसे अलायंस होता है सर, ऐसे होता है। बताइए कि आपके नेता कितनी बार तेजस्वी जी को फोन किए हैं अलायंस के लिए, कितनी बार लालू जी को फोन किए हैं, कितनी बार आकर हमारी पार्टी के सुप्रीमो से मिले हैं। ये पोस्टर लगा देना हमारे दफ्तर के बाहर आकर और गुंडागर्दी करवाना कि हमें भी शामिल करो, हम नहीं आएंगे तो बीजेपी को नहीं हरा पाओगे, ये अलग टूल किट हो सकता है सर, लेकिन अलायंस करने के लिए ना 1-to-1 टॉक होता है। आपके सुप्रीम लीडर हमारे सुप्रीम लीडर से आकर बात किए होते तो यहाँ ना प्रवचन देना टेलीविजन पे बड़ा आसान है, पोस्टर लगा आसान है। बकार साहब बताएंगे, मतलब हैदराबाद का एक नेता आकर बिहार के अंदर और बिहार के मुसलमानों को लेकर लखनऊ में बैठकर बिहार के जो मुस्लिम विधायक जीते वो अगर आरजेडी में चले गए तो वो बिक गए। बिकाऊ सीमांचल का मुसलमान बिकाऊ है क्या? ये आरजेडी का सवाल है। असीम बकार साहब जवाब दीजिए। देखिए, जिनको मैंने कहा था बिकाऊ हैं वो वाकई बिकाऊ हैं। इनके जो बिके, हमारे जो बिके हुए विधायक लेके गए थे ये, उनके क्षेत्रों में उनकी जनता उनको दौड़ा रही है और भगा रही है। जिनको बिकाऊ कहने पर इनका बड़ा पारा हाई हो गया, वही सीमांचल की जनता उन्हीं की विधानसभा में उनको बिकाऊ कहकर दौड़ा रही है बीजेपी के, और वो भाग रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि उनकी घर वापसी हो गई है, ये भी तो देखा जा सकता है ना। आपने पहले लोगों को अपने पाले में लाया, टिकट का लालच देकर, नजरिए तो बहुत से हो सकते हैं। एक सवाल जल्दी से बस एक सवाल है कि जब बिकाऊ थे वो लोग, जब हमारे पास आ गए, जब हमारी पार्टी ने उन्हें खरीद लिया, आपका जैसा कहना, तो हमसे अलायंस करने के लिए आप बेताब क्यों हैं? हमसे क्यों अलायंस करना चाहते हैं? हम तो खरीदार हैं ना, हम तो खरीद लिए ना, तो क्यों हमसे अलायंस करना है आपको? और आके सीधे जो है कि मैदान में उतर जाना है कि कोई नेता नहीं, ये नहीं। कहाँ रहते हैं आप 5 साल? बकार साहब 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों का रुख करना है। नहीं, देखिए, इन्होंने कहा कि तेजस्वी जी को फोन करते, लालू जी को फोन करते, हमसे बात करते, तो आप चैनल पे मैं कह दे रहा हूं, पहले चलिए आमना सामना नहीं हुआ। कंचना यादव जी, आप हमसे अलायंस करेंगी, मुसलमानों को आप अलायंस में चाहती हैं या गुलाम चाहती हैं? वाह सर, ये आपको बिल्कुल गुलाम मुसलमान चाहिए या पार्टनर मुसलमान चाहिए? न्यूज चैनल पर अगर बैठकर पार्टनर मुसलमान चाहिए तो यहाँ हाँ कीजिए। न्यूज चैनल पर बैठकर सर गठबंधन के ऑफर, ये बिल्कुल एक नई तरीके की राजनीति है सर, शानदार। फिर से हंसू सर मैं, आपकी समझ पे फिर से मुझे हंसी आ रही है सर। कोई बात नहीं, मैं हंसूंगी नहीं क्योंकि समय कम है। रवि त्रिपाठी के पास जल्दी से चल रहे हैं और जरा रवि त्रिपाठी से जानते हैं। रवि, क्या लग रहा है इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने क्या मन बनाया है, किस मुद्दे को लेकर एनडीए आगे बढ़ने वाला है? क्योंकि दूसरी तरफ से विपक्ष की मंशा साफ नजर आ रही है, जाति आरक्षण, वोट चोरी मुद्दे गरमाने वाले हैं। रवि त्रिपाठी, सीधा देखिए, सीधा मुद्दा है बिहार में एनडीए का, महिला को लेकर चलना, महिलाओं का भला करना है, विकास करना है, रोजगार देना है। देखिए, 4 इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात है, हर जिले में 2 इंडस्ट्री नए खोलने की बात है। जो ग्रेजुएट हैं उनको हर 2 साल तक 1000 रुपए इनके अकाउंट में डालना है। तो तमाम रोजगार की बात भी करनी है, महिलाओं को भी आगे बढ़ाना है और विकास की बात भी करनी है, विकास के रास्ते पे आगे बढ़ना है। और लगातार 20 साल से बिहार आगे बढ़ रहा है। देखिए, आज हम बिहार में हैं और मैं खुद बिहार में, जो पलायन की बात हो रही, मैं रिवर्स पलायन की बात कर रहा हूँ, मैं खुद बिहार आया हूँ और अभी देख रहा हूँ कि लोग चाहते हैं कि बिहार में आकर काम करना। तो बिहार में अब एक माहौल बन चुका है, रोटी, बिजली, सड़क और मकान को जो बात होती है, तो बेसिक चीजें मिल गई है, विकास हो गया, सड़क मिल गया है, बिजली है, कानून व्यवस्था से 20 साल से सत्ता में है तो बेसिक चीजें मिल गई हैं। ये तो कहना मजबूरी भी तो हो सकता है ना एनडीए की, ये भी कहा जा सकता है। जल्दी, हाँ अखिलेश जी जल्दी से आइए, अखिलेश जी जल्दी से आइए। ऐसा तो नहीं है कि एनडीए का पूरा नैरेटिव चुनाव में पॉजिटिव रहने वाला है और विपक्ष जो है उसका कहीं नेगेटिव नैरेटिव तो नहीं चला जाएगा सर? देखिए, पूरा हिंदुस्तान बीजेपी के चेहरे और मुखौटे सबको पहचानता है। ये वही हैं जो 400 सीटें मांग रहे थे संविधान बदलने के लिए, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एकदम मुख्य धारा से, समाज से अलग करने के लिए।
ये उस सोच और मानसिकता के ये बीजेपी के लोग हैं, और उसी के तहत ये सरकारी नौकरी नहीं देते। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर्चे आउट होते हैं। 20 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार में नौकरियों के पद रिक्त हैं, नौजवानों को लाठी मारते हैं और बीजेपी के लोग पर्चे आउट कराते हैं। समय इतना ही है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ये चुनावी माहौल में दावों का दंगल यूं ही जारी रहने वाला है, और साथ ही धर्म और जाति वाला धर्म काटा, उसी पर आकर बिहार विधानसभा चुनाव टिकेगा क्या? अभी से जिस तरीके का माहौल बन रहा है उससे संकेत तो यही मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।